लोग मुझे कह पड़ जाते हैं तुमसे बीवी नहीं संभाली जाती, मैं उनको कहता हूँ चवलो हो, तुम समझते हो कि मेरी सुनती है? ओ भाई तुसी चले हो, तुसी आओ, तुसी वलैती बीवी करो, तो समझ है। फिर दरमियान में मजबूरन एक आध वीडियो जो है वो रिलीज करनी पड़ गई थी, तो कहते नहीं यार ये उस तरह नहीं है। ओ भाई वही है। ये तो फिर आदिल राजा पर्सनल ग्रज रख के तो कर रहा है, ये कोई पाकिस्तान के लिए थोड़ी कर रहा है। गल पर्सनल ग्रज तो बहुत आगे चली गई है। अली जैदी और फवाद चौधरी दोनों वापस खान साहब के पास आना चाहते हैं, और इतने बड़े नंबर वन है कि इनको ये भी नहीं पता था कि मैं इंग्लैंड निकल सकता हूँ, मेरे पास रेजिडेंसी है यूके की। अमरीकी खुद खुल के कहते हैं कि जर्नैलों को दो पैसा, वो हमारे काम कर देते हैं। तो उन्होंने आपको परस्यू भी करना था ना, बड़ा जी सू करना था वो मॉडल गर्ल्स ने, वो किधर गए? किधर गई है बताओ मुझे। अच्छा, बड़े सारे लोग मेरे दोस्त रहते हो कहते हैं आदिल राजे को यार अगर कोई वीडियोस आए तो कौन बड़ी डिप्रेशन में है। सिद्धू मूसे वाला का मैं एक गाना सुन रहा था ना, कहीं दे दिल विच रहिंदा कहीं दे समझो भी बाहर नहीं, ठीक है। लिमिटेड अकाउंट ने ब्रेथ दे अनलिमिटेड ने साढ़े वैर नहीं, इस तरह करके कुछ गाना था, वो तो आपकी सूरत हाल है सर। अभी जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं जिस चीज पे था वो ये था कि आप जो नया प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं वो कहाँ तक प्रोग्रेस है, मंथ्स, डेज, वीक्स, किस में हम वो? Yeah, I think weeks should be expected as we talk right now. I can see my teams working because I have got one of the monitor. I can definitely see them working right now. So they're working on it, and it is आपको पता है capital intensive process है, और मैंने इसके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो खर्चा अपनी तरफ से कर भी दिया है। साथ साथ मैं रिक्वेस्ट लोगों को करता हूं कि पेट्रॉन के जरिए जो है मुझे आप सपोर्ट करो ताकि मैं इसको चैनल कर सकूं। सो वी आर वर्किंग विद लिमिटेड रिसोर्सेज, बट वी आर डेफिनेटली होपिंग कि विद इन फ्यू वीक्स वीड बी एबल टू ब्रिंग अप द प्लेटफॉर्म। पहले तो मैं इंडिविजुअल मेरी वेबसाइट जो है वो मैं उसको लॉन्च कर सकूंगा, और उसके साथ साथ जो है ये क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी साथ साथ काम चल रहा है, और वो भी हम लॉन्च कर सकेंगे। और उसको लॉन्च करने में मैं जरूर उसको प्रमोट करूंगा, लेकिन मैं डायरेक्टली अगर उससे एसोसिएट करूंगा तो स्ट्रेट अवे बैन हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। तो बहरहाल हमने बहुत सी चीजें देखते हुए काम करना है विद इन द रिसोर्सेज वी हैव गॉट। और सिर्फ ये चीज नहीं चल रही, साथ साथ लीगल प्लेटफॉर्म्स हमने दो नए बिल्ड किए हैं। एक तो जो है वो इंटरनेशनल जो यहाँ के हमने लीगल टीम्स खड़ी की हैं, लॉयर्स, बैरिस्टर्स और सोलिसिटर्स को लेके हमने जो है वो एसोसिएशन बनाई है ऑफ प्रोफेशनल्स ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन की, और वो टेक ऑन टू टास्क कर रहे हैं यूके गवर्नमेंट के थ्रू पाकिस्तान में जो क्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में ह्यूमन राइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेसिफिक पाकिस्तान के लिए है और जो लिटिगेशन करेगी पाकिस्तान में जो क्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिन ऑफिसर्स ने की हैं उनके खिलाफ, और उसमें वर्ल्ड रिनाउंड जो ह्यूमन राइट्स के आपके बैरिस्टर्स हैं वो शामिल हैं। वो हमने फाइनल स्टेजेस के अंदर हम उसको ले आए हैं, और वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है। वो एक लफ्ज के ऊपर उनको जो है प्रॉब्लम हो गया था, वो तो उसके अंदर कोई टेररिज्म लिखा गया था, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये लफ्ज ठीक नहीं है, तो उसको हमने जरा डिप्लोमेटिक नाइसिटीज डाल के उसको दोबारा किया। तो ये फर्म जब रजिस्टर हमारी जो हो जाती है, ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है केस के नाम से जब वो रजिस्टर हो जाती है इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे हम उसको लॉन्च करेंगे। और उसमें भी जो है हम लिटिगेशन इनको छोड़ना नहीं है, हमने इनको हम न्यूरमबर्ग ट्रायल हम इनके करवा के छोड़ेंगे। आप बिल्कुल जबरदस्त सर। ये बताएं कि फंडिंग कहाँ से होगी, क्राउड सोर्स करेंगे या कोई मेजर डोनर्स है? नहीं यार, सारी फंडिंग क्राउड सोर्स से होगी। मैं भी अपनी जितनी फंडिंग है वो पेट्रियन के थ्रू क्राउड सोर्स से ही अब कर रहा हूँ। पहले जो मैं कर रहा था फेसबुक यूट्यूब से आ रही थी, तो मैं फंडिंग साथ साथ कर रहा था। अब इन्होंने वो इसी चीज को टारगेट किया। पाकिस्तान में मेरे एसेट्स तो ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो सारे इसीलिए फ्रीज कर दिए गए, मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। तो अब मैं सिर्फ ये अपनी पेट्रियन के थ्रू अपना जो इंडिविजुअल वेंचर्स है वो कर रहा हूँ। और ये बाकी जो आपको वेंचर्स बताया है ये भी जो है, एक तो जो इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानीज का वो जो मेंबर्स हैं वो खुद अपने आप को उन्होंने किया है। लेकिन ये ह्यूमन राइट जो इस वक्त है इसको हम क्राउड फंडिंग करेंगे, क्योंकि वो जाहिर बात है वो, और ये जाता डायरेक्ट सोलिसिटर्स और लीगल टीम्स के पास जाएगा जो आपको पता होगा, और वो कोई नॉर्मल बंदे नहीं होंगे। वो लोग आपको सामने लेके आएंगे जिन्होंने फलस्तीन के केसेस जो हैं, फलस्तीनियों के केसेस भी किए हुए, और जो हमारी डायनामिक्स भी समझते हैं और पाकिस्तान के हालात भी समझते हैं, और जिनका राइट एक्सपीरियंस है इन तमाम मामलात में। तो जाहिर बात है यार, वो इट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस, लेकिन उसको हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे
और वो मैं मेरे अलावा बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड किस्म के जो है ग्लोबल पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स उसके अंदर शामिल हैं, जो कि जिनको बड़े अच्छे तरीके से पूरी दुनिया जानती है, कम से कम ओवरसीज पाकिस्तानी तो जानते हैं, जिन्होंने रिस्पेक्टिव अपनी फील्ड ऑफ लॉ में या मेडिकल मेडिसिन के अंदर ज्यादातर इसके अंदर फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और सोलिसिटर्स हैं, लॉयर्स हैं और बैरिस्टर्स हैं, और उसके अलावा भी एक्सपर्ट्स शामिल हैं हमारी मुख्तलिफ फील्ड्स के। आईटी एक्सपर्ट्स वगैरह मुझे डायरेक्ट जो सपोर्ट कर सकते हैं अपना टाइम निकाल के, वो भी कर रहे हैं। हमारी टीम्स हैं, उनको मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ लोग जो बहुत वेल एस्टेब्लिश पाकिस्तान से बाहर हैं वो जरूर सामने आएंगे, और जब हम लॉन्च करेंगे क्राउड फंडिंग के लिए तो वो सामने आके खुद रिक्वेस्ट करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। और जितने लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, वो आप नंबर बता सकते हैं कि नंबर, या अभी तक कॉन्फिडेंशियल है कि यार कितने लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, देखिए, ये मैं मत आपको करो? सिर्फ इतना इसमें बता सकता हूँ कि आज से तकरीबन 3 महीने पहले मैंने मार्च में ये बात बताई थी कि ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट जो है वो लिटिगेशन, वो सैंक्शंस लॉन्च कर रही है। कोई 50 से जायद, उसमें 50 से 55 के करीब रजीम चेंज ऑपरेशन में जो अफसरान इन्वॉल्व थे, फौज के, पाक फौज और आईएसआई के, उनके खिलाफ ये लेजिस्लेशन की जा रही है, और वो अब सेनेट के अंदर आ गई है और वो पब्लिक भी हो गई है, लेकिन नाम अभी तक पब्लिक नहीं हुए, ना ही हम उसको पब्लिक करना चाहते हैं। लेकिन वो तकरीबन 55 जो फिगर हेड्स हैं जो बराह रास्त इन्वॉल्व थे रजीम चेंज ऑपरेशन में ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट का, मैं आपको इतना नंबर बता सकता हूँ। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो नंबर इंक्रीज हुआ है। उसके अंदर पुलिस के अफसरान, एफआईए के अफसरान जो हैं वो भी शामिल हो गए हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरान भी शामिल हुए हैं। तो ये लेजिस्लेशन, सारी बात है, ये इंटेंसिव प्रोसेस जरूर है, लेकिन यहाँ पे फिर आप डिस्क्लोजर भी मांगते हैं, आपको एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है, और इनमें बहुत से लोग हैं जिनकी रिसोर्सेज बियॉन्ड मींस हैं पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड में, इवन ईस्टर्न वर्ल्ड में भी है। तो वो भी जाहिर बात है डिस्क्लोज होंगी, रिसोर्सेज बियॉन्ड मीन भी क्वेश्चन होंगे। और ये हाईली एडवांस स्टेज में ऑस्ट्रेलियंस, तो शुरू के वक्त उस वक्त हमें सिर्फ एग्जैक्टली उन लोगों का इंटेलिजेंस थ्रू इंटेलिजेंस सोर्सेज पता था जो बराह रास्त इन्वॉल्व थे ऑपरेशन में। अब ये बड़ा एक जो है वो फोरेंसिकली अब एग्जामिनेशन होगी, और अगले पिछले सालों को जो है आगे पूरा टास्क लेने का इरादा है, ताकि वंस एंड ऑल ये जो मामला है इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर ढक्कन डाला जा सके, और ये जो मिलिट्री इंटरवेंशन जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर है, और जो क्लेप्टोक्रेसी में जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक लीडर्स शामिल हैं, इनको वंस एंड फॉर एक्सपोज करके इनको टेक ऑन टू टास्क किया जाए। इट्स अ वेरी बिग आस्क, आई अंडरस्टैंड, बट वी गॉट स्पेशलिस्ट काइंड ऑफ टीम एंड वी गॉट द विल ऑफ द पीपल वर्किंग ऑन इट। इसमें पाकिस्तान के अंदर जो है वो ह्यूमन राइट्स स्पेशलिस्ट जो ग्लोबली हैं वो जाके इसको इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, और जाहिर बात है कि कब तक ये इसके ऊपर ढक्कन डाल के रख सकते हैं और कब तक इसको छुपा सकते हैं। जो कुछ हो रहा है वो बड़ा वेल रिकॉर्डेड है, मुझे आप बता दो, अगर नहीं है तो कल कला को अगर आके कोई इमरान रियाज खान कहें कि मैं अफगानिस्तान सैर करने गया हुआ था, मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था, तो आप क्या यकीन कर लोगे? नहीं ना। तो इस वजह से हमें भी पता है कि सब कहाँ पे हैं, वो अल्टीमेटली चीजें आज नहीं तो कल बाहर आनी है, और सिर्फ बाहर नहीं आनी, अब हमने इनको जो है मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। और इसमें माशाल्लाह जो है बड़े एफ्लुएंट किस्म के पाकिस्तानी हमारे साथ शामिल हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी शामिल हैं, और जो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तानी शामिल नहीं है हमारे साथ, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज जो हैं, वो इंटरनेशनल जो फॉरेनर्स भी शामिल हैं, जो समझते हैं। थोड़ी देर पहले मैं जॉर्ज गैलवे से बात कर रहा था, पाकिस्तानी तो नहीं है ना, बट ही अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, और वो पूछता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो दैट इज व्हाई मेरे ख्याल के अंदर जो है वो ये चीज सक्सेसफुल होगी, क्योंकि ये रियलाइजेशन 75 साल में किसी को नहीं थी। 75 साल तक आज तक किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किए इस किस्म के जो इस दफा हुए हैं। तो इसको हम चाहते हैं कि सिर्फ ये क्वेश्चन तक बात ना रहे, ये इससे आगे भी बढ़े, और इंशाल्लाह वो बढ़ के रहेगी। जी बिल्कुल ठीक। ये बताएं, ये लोग तो चले ठीक है, लेकिन इनके जो सिविलियन काउंटर पार्ट्स हैं, जो कि इनकी बिल्कुल हैंड ग्लव वाला बात है, उनके साथ क्या करना है? उनके साथ भी कोई एक्शन सिर्फ करना है? फौजी अफसरों के नाम नहीं है, ना ही ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट जिनको कंसिडर कर रही है उसमें जो सिविलियन ऑफिसर्स तो नहीं है, वो भी जो पेड आउट ऑफ डिफेंस एस्टिमेट हैं वो ऑफिसर्स भी शामिल हैं। और यहाँ पे जो आप जिन सिविलियंस का जिक्र कर रहे हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिसर्स हैं, वो मुझे कहते हैं कि हमारी क्या जरूरत और मजाल है कि हम इनके साथ पंगा ले, यही खुद कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो आला कार बने हुए हैं उन लोगों को भी तो छोड़ा नहीं जा सकता ना। आप न्यूरमबर्ग ट्रायल की बात कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कहा था जी कि अगर सीनियर से ऑर्डर आता है, उसमें तो आपको पता ही है उस चीज़ का, उन्होंने कहा था कि सीनियर जी से जी, अगर लेकिन ऑर्डर आता है, यू लीगल डोंट हैव ऑर्डर टू। आपको नहीं छोड़ सकते वो, बिल्कुल। बिल्कुल है। और दूसरी एक और बात, अभी आप एक तो चले नया प्लेटफ़ॉर्म खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में अगर अभी आप एग्ज़ाम्पल्स देखें, तो लेफ्ट वालों की जो पॉलिटिक्स की, उसको काउंटर करने के लिए राइट वाले बहुत सारे लोग, स्पेशली टकर कार्लसन हो गया, उसने अपना शो ट्विटर के ऊपर ले आया। और फिर डेली वायर प्लस एक
उनका है पूरा चैनल जो कि राइट विंग चैनल है, उन्होंने अपना पूरा खड़ा कर लिया। मैट वॉश हो गया, बेन शपीरो हो गया, जॉर्डन पीटरसन, वो इकट्ठे हो गए। अब इसमें जब मैं यही चीज़ सेम देखता हूँ इधर, तो हमारे पास डॉक्टर मुइज़ पीरज़ादा का जीवीएस न्यूज़ है। आई डोंट नो कि वो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से सेटअप है या वो किस लेवल का है। तो आप लोग इस तरीके से क्यों नहीं करते कि ऑलरेडी एक प्लेटफ़ॉर्म ट्विटर मौजूद है, उस पे आप सारे 4, 5, 6 एक प्लेटफ़ॉर्म के अम्ब्रेला के अंडर आ जाएँ, जिस पे एक पक्का उसका एक प्रॉपर मोटो हो या प्रॉपर उसकी एक गाइडलाइंस हो, रादर देन एक अलग प्लेटफ़ॉर्म खड़ा करने के। अहमद, एक तो मैं तो ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर आ चुका हूँ और मेरी टीम पूरी ट्विटर के ऊपर आ चुकी है। मैं, हैदर मेहदी साहब हो गया, डॉक्टर मोईद पीरजादा हो गए, जब कभी कभार वो इंटरव्यू देने आ जाते हैं, कर्नल अकबर हुसैन हो गए, नजर चौहान साहब हो गए, और आज मैंने लंदन प्रोटेस्ट कवर की है। जो लोग मुझे इंटरव्यू पहले दे रहे थे वो मुझे अब ट्विटर के ऊपर, ट्विच के ऊपर, ओडिसी के ऊपर, रंबल के ऊपर दे रहे हैं, और ये ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, हम इनके ऊपर आ चुके हैं। अब उनको आप ये तो फिर आप डॉक्टर साहब से पूछें कि वो भी ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं अमेरिका से, लेकिन ये आप उनसे पूछें, जीवीएस तो पाकिस्तान से चल रहा है, वो बड़ा लिमिटेड उसका जो है स्कोप है। वो कुछ काम जरूर कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इंशाल्लाह हम ज्वाइन, वी आर डेफिनेटली, वी विल ज्वाइन हैंड, लेकिन उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम्स है, जाहिर बात है, उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज देखनी है। मैं तो, मेरा प्लेटफॉर्म तो सबके लिए ओपन है, और मैंने तो जो है वो प्लेटफॉर्म इस वक्त ट्विटर के ऊपर चल रहा है, और बिल्कुल डेली आप मेरा जो लाइव स्ट्रीम अगर ट्विटर पे देखना चाहते हो, तो मेरा लाइव स्ट्रीम तो यार डेली दिन के 2 से 3 लाइव स्ट्रीम मेरे ट्विटर पे चलते हैं, 6-6 घंटे, ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे वहां पे चलते हैं, ट्विटर के ऊपर चल रहे होते हैं। एंड आई एम एबल टू कैरी आउट माई वर्क बिकॉज माई पेट्रन सपोर्ट मी थ्रू पेट्रियन, और मैं वो काम करता हूं, क्योंकि जाहिर बात है, मैं डेडिकेशन, आप दिन के अंदर अगर 6 घंटे आपने ऑनलाइन प्रोग्राम करना है, तो आपको 6 से 8 घंटे का बैक एंड वर्क चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च चाहिए, अपनी सोर्सेज को आपने जो है सवाल इनक्रिप्ट करके पूछने हैं, और वो इनक्रिप्ट सवाल वापस आने हैं, वो डिक्रिप्ट आपने करने हैं, क्योंकि भाई जो बैठे हुए जिन हालात के अंदर जानों पे खेल के जितनी सीनियर जगहों से वो अब मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और जो खबरें मुझे दे रहे हैं, वो जाहिर बात है कि अभी तक अगर वो नहीं पकड़ी गई, अभी तक एक भी बंदा नहीं पकड़ा गया हमारा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर नहीं पकड़ा गया तो जाहिर बात है, हम अपनी ड्यू डिलिजेंस करके काम करते हैं, और फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ ऐसे चैनल से आई होती हैं, तो फिर मुझे उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन लाजमी करानी पड़ती है, जूनियर सोर्सेज की तरफ से आई होती हैं, तो सीनियर से, हर तरह की बात यहाँ पे करने से पहले यूके से मैं बैठ के बात करता हूँ, मुझे उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन करके बात करनी पड़ती है, जाहिर बात है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। तो इट इन्वॉल्व्स अबाउट 14-15 आवर्स ऑफ वर्क डेली, नॉन स्टॉप, इवन संडे इंक्लूडेड, वी आर टॉकिंग राइट नाउ ऑन संडे। So I am able to do that because I am being supported by my patrons, and that is why I am doing it. And at the same time, I'm working on all these organizations जो मैंने आपको बताई है, पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी को मोबिलाइज करना, उनसे बात करना, उनके साथ कॉन्फ्रेंसेस करना, और उनको मीडिया स्ट्रेटेजी कम से कम मैं जरूर बताता हूँ, अंदर से क्या जो मैं सपोर्ट दे सकता हूँ। जाहिर बात है, उनको, ये बड़े वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन पब्लिक इनको उस तरह नहीं जानती, उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो है वो बातचीत करनी पड़ती है। महताब अजीज साहब ने फॉर एग्जांपल अगर एक इनिशिएटिव लिया है, तो मुझे पब्लिक को बताना है कि क्या इनिशिएटिव है, क्यों लिया जा रहा है, किस तरह लिया जा रहा है। बहुत से लोग अभी जो नगला इनिशिएटिव ह्यूमन राइट्स का ले रहे हैं, मेरी उनसे बातचीत बैकएंड के ऊपर चल रही है बड़ी एक्सटेंसिवली। आज भी मेरी उनसे तकरीबन 1.5 घंटे की मीटिंग हुई है, और इन द मीन टाइम आपको पता है, 1.5 घंटे की मीटिंग के अलावा मैंने 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम अलग की है, और आपके साथ भी बात कर रहा हूं, उससे पहले जॉर्ज गैलेवे के पास भी बैठा हुआ था। तो इट्स अ फुल टाइम वर्क आई एम डूइंग राइट नाउ, माय एम एंड ऑब्जेक्टिव, एंड दिस इज, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको पता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो भाई एक एक काम आपको अपने हाथ से करना पड़ता है ना। यहाँ पे कोई नौकर चाकर वाला सिस्टम तो है नहीं ना, आपको वो भी साथ अपना डोमेस्टिक भी देखना है, वो भी साथ चलाना है। तो इट्स अ फुल टाइम जॉब एंड इट्स अ वेरी टायरिंग एंड इंटेंस जॉब। लेकिन मैं जब लोगों की दुआएं मोहब्बतें पढ़ता हूँ, अपने कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है, एंड आई कंटिन्यू कैरिंग द वर्क। जी। सर मैंने यकीन करो ना, मैंने ये फिनोमेना पहले कभी नहीं देखा। मैंने बुड्ढी माइयों को देखा है, वादिल राजा खेना पाइन थी सी। जी, ये मैंने ये फिनोमेना नहीं मोहब्बत देखा। बहुत ज्यादा है, मोहब्बत लोगों की बहुत ज्यादा है, क्योंकि 75 साल में ये बातें किसी ने कभी की नहीं है। और मेरे पास जो कंटेंट है, मेरे पास जो बातें, वो और किसी के पास है भी नहीं, बिकॉज आई एम एन इनसाइडर, 3rd जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर। 21 साल मेरी अपनी सर्विस है, मैंने इन्स एंड आउट्स देखे हैं। सर्विस के बाद भी आई वाज एन एस्टैब्लिशमेंट इनसाइडर, और इनके साथ मैं काम कर रहा था, बड़े इनके अंदर, इनके जो है, मैं सारे सीक्रेट्स, बेडरूम सीक्रेट्स तक मैं जानता हूँ, लेकिन वो मैं चीजें एक्सपोज नहीं करता जिनका आवाम को कोई फायदा नहीं है, सिर्फ चस्का ही है। लेकिन वो जो बातें बतानी चाहिए मैं जरूर बताता हूँ। जी। सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही ना इस जगह से होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, जो आप इनके साथ काम करते रहे।
बहुत सारे हमारे जितने लोग हैं जो स्पेशली आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, तो वो इस लिहाज से देखते हैं, वो कहते हैं यार एस्केप प्लान एक तो बड़ा ना स्केची सा था आदिल राजा का। जब आदिल राजा निकला, बकौल उनके जो भी वो स्टोरी करते हैं, स्टोरी ये है कि आदिल राजा जब निकला तो उस वक़्त एक कैंपेन चली जिसमें बहुत सारे लोगों ने कैंपेन चलाई कि आदिल राजा अबडक्ट हो गया। तो चंद दिन के लिए आदिल राजा के कोई पता नहीं लगता और फिर पता लगता है कि आदिल राजा यूके से आता है। फिर अच्छा नहीं, कुछ लेट मी स्टॉप यू ओवर देयर। एक तो एस्केप प्लान कोई था ही नहीं। इन्होंने पहले दिन मेरी वालदा के घर जब अटैक किया तो मैं जाके जनरल बाजवा से, उनके वालिद उनके ससुर से मिला, उनके ऑर्डर्स थे। उन्होंने उस रात कहा ओके ठीक है, घंटा डेढ़ मेरे साथ मुझे ऑफर्स दी। मैंने कहा नहीं, बड़ा लंबी कहानी। उस रात दोबारा इन्होंने दोबारा जो है एफआईए को लाके आए, एसआई वाले दोबारा आए। उस रात को एक 2 हफ्ते बाद मैंने, यार बिजनेस क्लास का मेरा टिकट था सऊदी एयरलाइन का, मैंने आना था 2 हफ्ते बच्चों बेगम बच्चों के साथ ईद करने। उसी रात मुझे निकलना पड़ा। और जब मैं निकला तो मैं, जब मेरे ऊपर अटैक, ये इन्होंने दोबारा छापा मारा, तो मैंने अपने मोबाइल्स वगैरह ऑफ कर दिए। मेरी बेगम ने ट्वीट कर दी सबीन ने कि जी आदिल इज मिसिंग। जाहिर बात है, मेरा सब कुछ ऑफ था। मैंने दोहा लैंड, वाया दोहा मैं आया हूं। मैंने कतर एयर की फ्लाइट पकड़ी है। मेरा एक एयरपोर्ट पर्सनल से दोस्त निकले जो कैसे थे एयरपोर्ट उन्होंने? उतारने गया, मैं बताता हूँ आपको। एयरपोर्ट मेरा पर्सनल दोस्त मुझे उतारने गया है। मैं वहां से निकल गया, मुझे डर था रोक ना ले, लेकिन मेरा जाहिर बात है उस वक्त तक किसी को इनका सोच नहीं थी। और इतने बड़े नंबर वन है कि इनको ये भी नहीं पता था कि मैं इंग्लैंड निकल सकता हूँ, मेरे पास रेजिडेंसी है यूके की, क्योंकि मेरे बेगम बच्चे वगैरह जो है वहां पे इतने बड़े नंबर वन है, अंदाजा कर लें आप। मैं निकल गया हूं तो मैंने दोहा में पहुंच के बेगम को बताया कि मैं पहुंच गया हूं, तो उसने ट्वीट किया कि वो पहुंच गया। तो देयर वाज ओनली फ्यू आवर्स, लेकिन कि मेरे ऊपर नजरें इतनी ज्यादा थी कि विद इन फ्यू आवर्स जो पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स जो है उठा लिया कि मेरी मैसेज की खबर ट्वीट लेके कि जी ही इज मिसिंग। फ्यू आवर्स के अंदर सिर्फ जो है बता दिया कि हाँ जी वो पहुंच गया है, वो यूके के रास्ते में है। आमिर मीर साहब को मेरी इमिग्रेशन की तस्वीर लीक की गई। जितने बड़े बड़े जो इस वक्त लफाफी हैं उन सब ने ट्वीट करनी शुरू कर दी। तो वो न्यूज बन गई। देयर वाज नथिंग एज सच जो कि इस तरह था। जो जिस तरह आप बोल रहे हो जी, पूछो आप जो टफ से टफ क्वेश्चन मैंने आपको कहा, जो आपने करना है करो। वो देखे, वो कहते हैं जी कि ये स्टोरी इधर तक आ गई, कहते हैं इस तरीके से आदिल राजा निकला, इन्होंने कोई ड्रामे श्रामे करके आदिल राजा के ऊपर छापे मारे ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़े और फिर उधर से आदिल राजा तो पहले ही वेरीफाइड प्रोफाइल था ट्विटर का। आदिल राजा पहले ही नेशन में लिख रहा था, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिख रहा था, आपके मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर आ रहा था। फिफ्थ जनरेशन वॉर, आदिल राजा कोई नया उस वक्त थोड़ी बना है। आप लोगों को उस वक्त पता चला होगा आदिल राजा की। उससे पहले अप्रैल 2022 से पहले आदिल राजा क्या था आपके ख्याल में? कोई नोबडी था। आदिल राजा इनसाइडर था एस्टेब्लिशमेंट का। आदिल राजा वेरीफाइड ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर था। आदिल राजा जो है गौरव आ रही है कि उसने मां मैन एक की हुई थी आदिल राजा ने बैठ के। आदिल राजा उर्दू के प्रोग्राम्स में भी बैठा करता था, अंग्रेजी के प्रोग्राम्स में बैठा करता था, सोशल मीडिया पे बैठा करता था। जो फॉलो करते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, उसके अंदर सबसे आगे आदिल राजा था। आदिल राजा का मीडिया सेल सबसे तगड़ा था। जो इस बिजनेस में, वो तो सब मुझे जानते थे भाई, इसीलिए तो न्यूज बन गई इतनी बड़ी कि आदिल राजा की बीवी ने लिखा मिसिंग है। और एक बड़ी मेजर, नॉर्मल मेजर की बीवी लिख दे मिसिंग है, या रिटायर्ड मेजर है जी, मेजर साहब नहीं मिल रहे, तो आपके ख्याल में वो डॉन न्यूज फलानी टिंगी जितने भी आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है वो छापता है इस तरह की खबर कि जी फलाना मेजर मिसिंग है? नहीं भाई, इस तरह नहीं छापता। क्योंकि आदिल राजा तो उससे पहले जो है वो बाजवे के एक्सपोज कर रहा था और जेरे अताब आया हुआ था, इसलिए पब्लिक आई के अंदर वो पहले ही था। रेजिस्ट वो पहले ही कर रहा था। आउटस्पोकिंग वो पहले से ही आउटस्पोकन था बहुत ज्यादा। बूट वो नहीं चाटता था पहले से ही। इस वजह से मेजरी पे उसने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि उसको पता था कि भाई मेरा करियर यहाँ पे नहीं है। आई गॉट अ बिग माउथ, मेरे दिल में जो होता है जुबान पे आता है, तो इस फौज में मेरा करियर नहीं है। छोड़ के अपना वेल एस्टेब्लिश 1500 करोड़ रुपए का बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुका था, जो सारे का सारा भाड़ में चला गया। पागल कुत्ते ने काटा सा मुझे कि ये सारा प्लान करके मैं ड्रामा यहाँ पे ये काम करता कि अपनी माँ को अगवा करवा लेता मैं यहाँ पे, और अपनी सारी जायदादें जब्त जब्त करवा लेता। और इन लोगों के तो लाख रुपए उड़ जाए तो लोगों की जो है हवाइयां 100,000 के ऊपर उड़ जाती हैं। मेरा तो सब कुछ चला गया यार, मैंने कभी गम नहीं किया। जो लोगों को बखर, लोगों की बातें करने से तो आप नहीं रोक सकते, उन्हें फिर भी बातें करनी है जिन लोगों ने। यही तो हमारा मसला है हमारे मुल्क का, और इसलिए तो इसी चीज को तो एक्सप्लॉइट किया जाता है। देयर आर पीपल हु बिलीव इट। मैं तो स्पेशली यकीन नहीं करता कि जितनी अकल वो उनके खाते में डालते हैं, इतनी एक साल से फिर आदिल राजा अड्डा का इतना जबरदस्त उनका काम का, फिर आप तो उनके वाहिद प्लान है जो फिट काम करते मैं तो बहुत बड़ा डीप अंडर कवर एजेंट हूँ, और मेरे खिलाफ सबसे बड़े प्रोपेगेंडे जो है नॉन स्टॉप। लेटेस्ट कल रात चल रहा था आदिल राजा फसादी, जिसपे मैंने लिखा जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। और यार जितने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडे चले हैं, कोई यार इस तरह प्रोपेगेंडो में अपनी माँ बहन को जलील तो नहीं करवाता ना यार। बहरहाल छोड़ो, जिन लोगों
उन्हें नहीं करना, अल्लाह उनको हिदायत दे। वो तो बात ये है ना कि जो उनके दिलों पे अगर मोहर लगी हुई है तो मैं उस मोहर को तो नहीं हटा सकता। बाकी जाहिर बात है, इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है लोगों का, तो शक शुबा तो आपको कभी बनते ही बनते हैं ना। लोग शक शुबे करने से, कुछ लोगों की नेचर में ही शक शुबा है और कुछ उसको मजीद इंस्टिगेट किया जाता है। लेकिन जिनके बारे में कह रहे हैं कि जिनका मैं सेल हूं, वो तो कभी रॉ का एजेंट और कभी MI6 बोलते हैं। आप बोलते हो नहीं वो उनका एजेंट है। तो वक्त जो है ना वो फैसला कर देता है अहमद भाई। वक्त ने फैसले बहुत से पहले भी किए हैं, वक्त अभी भी फैसला कर देगा हर चीज का इंशाल्लाह। अच्छा, मैं पहले ना, मुझे एक दफा किसी ने पूछा कि ये आदिल राजा के बारे में क्या ख्याल है। मैं कहा यार है तो सेंसेशनलिस्ट, पर उसकी ना खबरें ठीक हो ही रही हैं। मैं देख रहा था, रेगुलर फॉलो कर रहा था मैं ट्विटर पे, क्योंकि आपका अंदाज़े बयान इस तरह का है तो वो बंदे को लगता है कि यार तो इल्जाम लगाना आसान है रिलेटिवली। आपको पता है ना, फिर दूसरा प्रॉब्लम ये भी होता है ना आदिल भाई, एकदम कोई बंदा आए और वो लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जा रहा है ऊपर, तो नेचुरली आपको उसके साथ कंपटीशन है नहीं है, जनरल पब्लिक के अंदर वो नहीं होता। आपको थोड़ी देर से बात समझ आती है कि नहीं यार ये बकवास है। ये देखो, मैंने 2 चीजें थी जिनके ऊपर मैं बिक गया था एक किस्म का, मतलब बिक इन द सेंस गया था कि यार आदिल राजा जो है ठीक है ना भाई। एक तो थी ये वाली क्या कहते हैं, पहली मुझे भूल रही है, लेकिन दूसरी अभी ताजी-ताजी थी ये वाली अली ज़ैदी वाली। अली जैदी से पहले 27 को नो कॉन्फिडेंस मूव था, मैंने आपको बताया पूरा। मरियम औरंगजेब ने आगे कह दिया ये नहीं है, झूठ है, ये वो। उसी 27 तारीख को नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है यार। एक एक बात यार मुझे बताओ जो मैं आपको बता रहा हूं, या तो अगर ना हुई हो यार तो फिर तो चलो बात समझ आती है यार। लेकिन अगर सारी बातें देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रीएम्प्ट हो जाती है, वक्त से पहले बता देते हो, अपना प्लान चेंज कर लेते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज ये ऐसी चीजें हैं जो कि प्रीएम्प्ट नहीं हो सकती, कुछ डिले जरूर हो सकती हैं लेकिन होती हैं। आप उसको बेसिक रिसर्च करो तो आपको समझ आएगी कि यार वो बात अब जो है वो बिल्कुल सच है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसी तरह हो रहा है। मैं थोड़ी देर पहले जॉर्ज गैलेवे को भी यही कह रहा था कि यार पीपल डू नॉट बिलीव इन व्हाट आसिम मुनीर इज डूइंग, इसलिए वो मुझे तमाम खबरें देते हैं। तो जो ये प्लान करता है वही देते हैं ना यार, ये कैसे हो सकता है। हाँ अलबत्ता आप कहो कि उनका कोई एंगल है, उनका सिर्फ और सिर्फ एंगल ये है कि पाकिस्तान में ये ड्रामा शो चल रहा है, ये जो पाकिस्तान की जो तबाही हो रही है वो खत्म हो किसी भी तरह। अगर तो इकोनॉमिकली भी ये संभाल लेते ना, अब इकोनॉमिक जो है डॉलर जो है वो वाकई जिस दिन जिस तरह मेरे माय डियर इंस्ट्रक्टर सेड, सर बाबर इफ्तिखार सेड, मैं इनको सर्वर कहता हूं शायद इस वजह से आप लोग कहते हो कि यार क्यों, लेकिन ये मेरी बेसिक जो है ना वो अपब्रिंगिंग का हिस्सा है। 3rd जनरेशन आर्मी ऑफिसर हूं, मेरा उस्ताद है ना जैसा भी है, लेकिन था तो मेरा उस्ताद ना। अब मैं वो कहता हूं उसने जिस दिन कहा कि डॉलर जो है ऊपर गया और वो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया, डॉलर नीचे गया, अगर वाकई इस तरह हो गया होता तो मेरे ख्याल में ना आप मुझे आज इंटरव्यू कर रहे होते, लोग भी मान गए होते। लेकिन ऐसा, और ये ना मुझे लोग खबरें दे रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यार, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती यार। पूरी दुनिया जो देख लेता है, आप जैसे मेरे जैसे लोगों को समझ आती है कि यार ये लोग इसलिए प्रॉस्परस हैं क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक सिस्टम है, अवाम नहीं चाहती, जिसको फारिग करती है अगला बंदा आ जाता है, वो अवाम की मर्जी की पॉलिसीज बनाता है और उनको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, ना दें तो उनको किक आउट कर देते हैं, और इसलिए ये इकोनॉमीज चल रही है, तरक्की कर रही है। हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है। जर्नैल साहब को अमरीकी खुद खुल के कहते हैं कि जर्नैलों को दो पैसा, वो हमारे काम कर देते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है सबको कंट्रोल करने की। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है ना यार। तो इसलिए हमें रियलाइजेशन ये है, मेरे सोर्सेज को ये रियलाइजेशन है, इसलिए हम आवाम तक ये बात पहुंचाते हैं और हम पहुंचाते रहेंगे। और जाहिर बात है अब अल्लाह ताला ने, मैं हमेशा कहता हूं कि हालात का पैदा करने वाला जो है ना और बनाने और बिगाड़ने वाला अल्लाह ताला खुद है। अब हालात मेरे लिए इस तरह के पैदा हो गए थे कि अल्लाह आपको चॉइस जरूर देता है, उस चॉइस के ऊपर आपका हिसाब किताब होना है। मुझे चॉइस मिली कि मिल जा, ठीक है, दज्जाल नाल मिल जा, 1500 करोड़ कुछ भी नहीं है, 1500 अरब के तुझे कारोबार मिल जाएगा। मुझे कहा गया भाई DHA तू क्या पिंडी के अंदर ख्वार हो रहा है, तुझे लाहौर फैसलाबाद वाला गुजरांवाला वाला सिस्टम सेट करा देंगे, छोड़ तू इन चक्करों में, मिल जा हमारे साथ। मैंने कहा उनको, मैंने ये नहीं उनको कहा कि मैं ठीक है जी, कि मैं नहीं, मैं बहुत बड़ा इनकलाबी हूं। मैं कहा सर मैं आप ताकत में मैं चुप कर जाता हूं, यू टर्न मुझसे नहीं लिया जाता, मैं चुप कर जाता हूं, आई जस्ट शट अप, आई नॉट डू। बट वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि आदिल राजा भाई उस वक्त भी उसकी मीडिया प्रेजेंस थी,
उसकी क्रेडिबिलिटी उस वक्त वेल एस्टेब्लिश्ड उस वक्त थी। मैं इन्फ्लुएंसर कभी भी पब्लिक में आता हूं, अब आके आया हूं ना, फौज के अंदर मैं उस वक्त भी इन्फ्लुएंसर था, और इनको फर्क ये पड़ता है कि फौज के अंदर इन्फ्लुएंसर है, उस वक्त भी था, आज भी था, आज भी मैं हूं। किसी फौजी से पूछ लो, किसी फौजी फैमिली से पूछ लो आप, ठीक है, फौज में मैं उस वक्त भी इन्फ्लुएंसर था और अब भी इन्फ्लुएंसर हूं मैं। इसी वजह से इनको मेन जो मुझसे खार है वो ये खार है कि यार ये फौज के अंदर इन्फ्लुएंसर है, ये हमारी जर्नैलों की जर्नैली जो है ना वो नहीं चलने देता। हमें सवाल करते हैं कप्तान लेफ्टिनेंट उठ के जो है, ये सवाल करते हैं क्यों भाई इनकी किस तरह जरूरत होगी है, क्योंकि एक मेजर आदिल राजा ने जो है हमें एक्सपोज कर दी है। तो इन्फ्लुएंसर में उस वक्त भी बड़ा ठीक ठाक था इसलिए। और ये जो पढ़े लिखे जो मतलब जो सहाफती, वाकई जो सहाफती हल्के हैं या लफाफती भी जो हल्के हैं, उनको ये बात अच्छे तरीके से रियलाइज थी, इसीलिए उन्होंने जो है मेरी खबरें लगाई थी और इसीलिए ये सारे का सारा सीन बना था जी। और इधर ही डीएचए का या वो लैंड प्रोवाइडर आप थे, वो कहते हैं यार ठेकेदार था, कब्जे शब्जे करता था, पैसे ऐसे नहीं लगे या कोई उस यार चक्रों में अल्लाह कोई के चक्कर बंदे, चक्कर हो गया। अल्लाह दिस के इज व्हाट बंदे। पीपल बिलीव दो। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन ठेकेदार दो अपनी जेब से पैसे लगाता है भाई। मैं लैंड प्रोवाइडर था, डीएचए का लैंड प्रोवाइडर, अगर कोई वाकई लैंड प्रोवाइडर है उससे पूछो, वो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं होता भाई। मेरे जो है कल इन्होंने मेरे ऊपर जो एफबीआर ने लेटेस्ट केस बनाया है कि 1 अरब 80 जो लेटेस्ट पेमेंट थी, 1 अरब 80 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में आया, वो आपने जो है उसको डिक्लेयर नहीं किया, फलाना नहीं किया। वो भाई आया तो जमीनें खरीदी, उसके ऊपर टैक्स पे किए सारे के सारे, लेकिन इनको कुछ मिल नहीं रहा। और भाई जहां अरबों रुपए की, 2-2 अरब रुपए की ट्रांसफर्स हो रही हैं, और वो बाय क्रॉस चेक क्यों कुछ नहीं है, आपको पब्लिक में क्यों नहीं लाए? क्योंकि भाईजान वो डीएचए के पे ऑर्डर्स पेमेंट हुई हुई है, तो वो मुझे पैसे देते थे, उनके पैसे से मैं जमीनें खरीदता था। ठेकेदार मेकेदार मैं कुछ नहीं था, मैं लैंड प्रोवाइडर था। और मेरा टाकरा, मेरा डायरेक्ट पॉलिटिकल, मेरा बिजनेस राइवल बराह रास्त मलक रियाज साहब के डायरेक्टर लैंड थे, हाजी अमजद साहब थे जो एमपीए भी इमरान खान साहब के रहे हुए हैं, ठीक है ना जी। ये जो बातें लोग करते हैं उनको क्या पता है, असल में लोगों को मसला ये होता है कि जेलसी इतनी शदीद होती है और इतना शदीद किस्म का कोड होता है कि यार ये बंदा क्यों क्रूजिंग और डालों में फिरता है, 12-12 गनमैन लेके आगे पीछे दरमियान में क्रूजिंग में नए रीवो डाले लेके फिर रहा होता है, काले काले। लोग सड़ जाते हैं भाई, लोग सड़ जलन में इस तरह की बातें करते हैं। मैं कोई ठेकेदार मेकेदार नहीं था, मैं लैंड प्रोवाइडर था। और लैंड प्रोवाइडर कोई मजाक नहीं होता है भाई, लैंड प्रोवाइडर हैवी ड्यूटी होता है। और कॉम्पिटिटर मेरा मलक रियाज साहब था, ठीक है ना। यही काम मैं 10 साल करता रहता तो आपको अगला मलक रियाज यहाँ पे बैठा नजर आता। ये मेरे पास चॉइस थी टू बिकम मलक रियाज इन अ डेकेड, और आवाजें हक बुलंद करूं और अपना सब कुछ गवा दूं। मैंने आवाजें हक बुलंद की क्योंकि मैंने ये चॉइस ली है। और अल्लाह ताला ने देख के दिया होगा कि यार है ये लड़का है तो लड़ पड़ेगा, तो लड़ पड़े। हम तो कोई नहीं है यार, लड़ पड़े, लड़ते रहेंगे आखिर तक। ब्लैकमेल मैं नहीं होता, और ये इस तरह की जो आप बात कर रहे हो इसके अंदर भी मैं नहीं आता। मैं दिल छोटा नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों की सोच ही जो है वो, कुछ लोगों की सोच ही सतही होती है, तो उसको मैं माइंड नहीं करता। वक्त सब कुछ खोल के रख देगा, सब कुछ बता देगा इंशाल्लाह। देखो ठीक, यही जवाब जब आगे मैं उन्हें देता हूँ तो वो आगे से कहते हैं कि यार ये तो फिर, अच्छा वो चीजें निकाल भी लेते हैं आगे से। वो कहते हैं यार ये तो फिर आदिल राजा पर्सनल ग्रज रख के तो कर रहा है, ये कोई पाकिस्तान के लिए थोड़ी कर रहा है, तो पर्सनल देखो ग्रज रख रहा देखो पर्सनल ग्रज एक लिमिट तक होती है ना, या तो पर्सनल ग्रज में या हो के आपको दोबारा ऑफर ना की गई हो। मुझे तो ऑफर की गई, अब आज दिन तक ऑफर की जाती है। मेरी वालदा को उठा के ले गए ये अब हराम के जो है, तो इन्होंने उनको भी कहा कि अभी भी वक्त है, वापस आ जाए। मुझे मेरे कोर्समेट्स के जरिए फोन कराया गया। मुझे इस वक्त जो बड़े बड़े डायरेक्टर जनरल्स बैठे हुए हैं, फिर मैं नाम नहीं लेता, फिर वो नाराज हो जाते हैं, जो आपकी ताकतवर तरीन एजेंसियों के 1-on-1 कॉल्स मेरे पास रिकॉर्डेड है सारी की सारी। फोन करके कहा गया कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एंड यू विल बी अर्निंग मोर देन बिफोर, तू वापस आ जा। तो मतलब अगर पर्सनल ग्रज एक लिमिट तक होती है ना, उसके अंदर बंदा आखिरी हद तक तो नहीं जाता ना। लेकिन वो पर्सनल ग्रज तो जाहिर बात, अगर आप कहो कि मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया गया और मैं पर्सनल ग्रज नहीं है, या मेरी बहन को बालों से पकड़ के घसीटा गया और मेरी माँ को उठा के अगवा करके ले जाया गया और अभी पाकिस्तान में कैद रखा गया है, तो पर्सनल ग्रज नहीं है, तो यार ये तो फिर धोखा होगा ना, ये तो झूठ होगा। बिल्कुल जाहिर बात, आई एम पर्सनली अनअफेक्टेड, बट व्हाटसोएवर आई एम डूइंग, अगर मैं ये सब कुछ ना कर रहा होता तो ये लोग मेरे साथ कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये कर रहे होते? आपके ख्याल में मेरे पास इस तरह की टर्म नहीं थी जो मैं इनको जिस तरह एक्सपोज कर रहा हूं? आपके ख्याल में अगर मैं डील करना चाहता
तो मेजर डील की टर्म्स आपके ख्याल में नहीं ऑफर की गई होंगी? मल्टीपल टाइम्स की गई हैं, और मैं इसको बताता भी रहा हूं, और अब भी की जा रही हैं, लेकिन मैं बिकता नहीं हूं, क्योंकि मैं पहले नहीं बिका था, मैं अब भी नहीं बिकूंगा। बिकने वाला हिसाब किताब है नहीं हमारा भाई, ये सीधी सी बात है। क्योंकि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूं ना, मुझे नजर आता है जिस तरह के जुल्म ये कर रहे हैं। अब मुझे आपको फिर लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे होकर मिलना शुरू हो जाते हैं, जब आप उनकी स्टोरी सुनते हैं, पहचानते हैं। आपके ख्याल में मैं आज सनम जावेद खान, फलक जावेद खान, तैयबा राजा, आलिया हमजा वगैरह, ये सारे मुझे फॉलो जो करते हैं, मैं करते रहे हैं, मेरे ये आज जेलों के अंदर जो बंद है, मैं इनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लूं आपके ख्याल के अंदर, अपनी बहनों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर जाऊं, तो मेरे से बड़ा बेगैरत आदमी कौन होगा यार आपके ख्याल के अंदर? तो देखो, ग्रज तो फिर पर्सनल ग्रज तो आप कोई, हर कोई पर्सनली अफेक्ट होता है, तो तभी दर्द आता है आपकी स्ट्रगल के अंदर। तो पर्सनल इफेक्ट अगर ना होता, अल्लाह ने हालात बना दिए थे ऐसे, तो अब भी चॉइस आपके ख्याल में नहीं थी? मुसलसल चॉइस है, रोज के हिसाब से चॉइस है, सौदा कर ला मुका गल। कितनी दफा मुझे कह चुका है, बाजवा साहब भी कह चुके हैं, आसिम मुनीर साहब भी कह चुके हैं, अपनी मुंह मांगी कीमत में मुझे मिल सकती है, नहीं ले रहा मैं कीमत। तो इसका मतलब है कि गल वध गई है मुख्तारिया, गल पर्सनल ग्रज तो बहुत आगे चली गई है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, सलीम शहजाद साहब का जिक्र अभी आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, स्पेशली मोहित पीरजादा साहब कह रहे थे, जो कि उनको कत्ल किया गया था। हामिद मीर साहब है, और ताहा सिद्दीकी, अहमद नूरानी, असद तूर, मतीउल्लाह जान और अली इमरान, बहुत सारे लोगों को उठाया। मुझे तो इनमें से बहुत सारों का भी, जब मैंने सर्च बहुत कुछ अर्सा पहले स्टार्ट की, तो या ये वाकया हो, तो उसके बाद इन लोगों का पता लगा। उस वक्त मैं पुराना आपका ट्विटर देख रहा था, अली इमरान के उस पे आपने ट्वीट किया हुआ था, आपको पता ही होगा जो आपने ट्वीट किया हुआ था कि जी जी, बंदा वो बिल्कुल। वाकया में अगवा हुआ था, या जो आप कह रहे थे उस वक्त वो सही था? अहमद, मैं तो जो मुझे बीइंग अ मीडिया सेल रनर एंड बीइंग द स्पोक्स पर्सन ऑफ द पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, जो कि आईएसआई इंटरनल विंग जिसको स्पॉन्सर कर रहा है, एंड बीइंग फ्रंट लाइन, जो आईएसपीआर नहीं कह सकता, वो बात करता है, तो उसको तो जो पॉलिसी गाइडलाइन दी जाती है वो आईएसपीआर, डीजी आईएसपीआर की तरफ से, नोबडी लेस। या तो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस ऑफ द आईएसपीआर, जो आईओ डायरेक्टरेट, वो डायरेक्टरेट है जिसकी एग्जिस्टिंग ऑफिशियली ये मानते नहीं है कि डायरेक्टरेट है, बेसमेंट के अंदर इनके काम करता है। या डायरेक्ट डीजीआईएसपीआर, ये बराह रास्त ही हमें बताते थे कि यार इस चीज पे ये स्टैंड आपने लेना है, ठीक है। तो हम तो जो हमें स्टैंड ऑफिशियल दिया जाता था हम वो लेते थे भाई। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल वो वहां पे मौजूद है, मैं आपको खुद बता रहा हूं कि मैं उनके साथ काम कर रहा था यार। तो मैंने तो फिर उनका, पूरी पाकिस्तानी कौम क्या नहीं मानती थी, आप मुझे ऐसे बताओ? ही है, क्या पूरी बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तानी कौम जो है वो आंखें बंद करके मोहब्बत नहीं करती थी आपके ख्याल में? मैं तो अपनी पूरी जिंदगी 21 साल ये सोचता रहा, और अपने बाप दादे से सोचता रहा कि मेरी फौज जो है मेरिट के ऊपर चलती है। बस मुझे लगता था कि मैं बोलता बहुत ज्यादा हूं, शायद इस वजह से ये मेरिट में नहीं आता। तो मुझे मुझे तो बाद में आके ये रियलाइजेशन मुझे खुद को हुई कि मेरिट का चक्कर कोई नहीं है। मुझे मेरे अपने सीनियर ऑफिसर्स ने कहा, ओ भाई बूट नहीं तू चाटता और तू टीसी नहीं करता, इसलिए तेरा चक्कर है, तू छड़ दे, तू चंगी कर रहा है, फौज छोड़ दे, तू बाहर कहीं कामयाब हो जाएगा। मैं कामयाब हुआ। कितने मेजर हैं जो लैंड प्रोवाइडर बनते हैं, चेक कर लो आप जाके, जो इतने बड़े लेवल के ऊपर लैंड प्रोवाइडर बनते हैं। तो देखो बात यह है कि मैं जब काम ही उनके लिए कर रहा था, मीडिया सेल में रन कर रहा था, दैट वाज बिसाइड माय बिजनेस। तो मुझे तो जो ऑफिशियल गाइडलाइन दी जाएगी मैं वही करूंगा। और अगर मुझे आज आईएसपीआर कह दे कि हमने इसको नहीं कहा था, तो मैं फिर सबूत सामने रख दूंगा कि किस अफसर ने क्या कहा था, और ये लो स्क्रीनशॉट, और कौन आईओ में डायरेक्टर था, और कौन डिप्टी डायरेक्टर था, और कौन डीजी आईएसपीआर था, और किसने क्या कहा था। मैं तो अपना फोन रख के डीजी आईएसपीआर की मीटिंग के अंदर भी बैठता था भाई, वन ऑन वन मीटिंग के अंदर, बिल्कुल जेब में सही पड़ा होता था। मुझे अंदर ले जाना आता है फोन, मैं है। हेडक्वार्टर आईएसआई के भी अंदर लेके जाता रहा हूँ फोन अपना, मुझे पता है फाइलों के अंदर किस तरह के लेके जाना है। आपको एक छोटा-सा बल्कि 2-3 वाकया सुनाता हूँ। नंबर 1, जो हमारी परसेप्शन थी एज़ अ सिविलियन। मेरा दोस्त है पारा चिनार का, तो वो मुझे स्टोरी सुनाता था। 2015-16 की बात है। तो जब वो स्टोरी सुनाता था, तो मैं, वो बंदा दोहरा भी नहीं सकता, तो मैं ऑफ कोर्स शहदाई पाक फौज के छोटे होते से ही इधर शिगौरी शाहीन लगा के, तो वो आपको पता ही है, चंदा बॉक्स में चंदे डालना, जो बंदा कश्मीर से आ रहा है उसे भी रश की निगाहों से देखना, जो जा रहा है उसे भी रश की निगाहों से देखना। तो वो हम अल्फाज का गोरख धंधा करके उससे मैं बहस तो जीत जाता था ना अपने पख्तून भाई से। लेकिन एंड पे मुझे कहता था, अली तुझे नहीं पता, अली तुझे नहीं पता। मैं आपको कहता हूँ, अल्लाह कसम मुझे नहीं पता था। हमारे बंगाली दोस्त थे, वो जो बताते थे, एक बात कभी भी नहीं मानी वो वाली बात, और अब हमें वो वाली बातें भी पता है। दूसरी, एक और आपको छोटा-सा बताता हूँ,
बल्कि आप ज्यादा समझ सकते हैं। ये बात तकरीबन 5 साल पहले की। 2 जानने वाले हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, एक किस्म के कजनों के दोस्त हैं, 2 मेजर, एक इन्फेंट्री के और एक मेरे ख्याल में वो राशन पानी वाले नहीं होते, सिग्नल वाले हैं, कौन से वाले हैं? एएससी, एएससी। हाँ, वो उस तरह का कोई है। तो वो आपस में उनकी जो फौजी जुगते-शुगते होती हैं, उनको कराते रहते हैं आपस में। अब एक दफ़ा उधर ही खड़े हुए बाहर, तो वो आपस में उनकी कुछ चपकलिश हो गई, लाइट सी चपकलिश थी। तो जो इन्फेंट्री वाला था वो ज़रा ज़्यादा गुस्से में हो गया। अब ये याद रखिए, बचपन से हमारे साथ वो पले-बढ़े, मेरे से 2-4 साल बड़े हैं, कज़नों-शज़नों के दोस्त हैं और बड़े हो गए हैं। और उसने उससे फ़ौरन दूसरे वाले मेजर को कहता है, "गल जेड़ी भी तू सिविल ने सामने ही गल क्यों पे करेना?" हाँ, हाँ। इधर-इधर फँसी हुई थी वो वाली बात। ये पिछले साल क्लियर हुई है। उसके बाद क्लियर हुई है मुझे। मुझे बड़े मेरे अहमद दोस्त नाराज हो गए हैं मुझसे, जो टोनी अफसर है ना, जिन्हें जर्नैल बनना है। बहुत से लोग मुझसे इस बात पे नाराज हुए हैं कि इसने हमें एक्सपोज क्यों कर दिया बाहर जाके। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर मैं ये एक्सपोज ना करता, आपके ख्याल में अगर जो मैंने किरदार अदा किया है, अगर मैं ना करता ये किरदार अदा, तो उसका फायदा होना था या नुकसान होना था? आप मुझे बताओ। शॉर्ट टर्म में तो नुकसान है, लॉन्ग टर्म फायदा है। हम्म, अगर आपने तो ना करना हो, आप ये कह रहे हो कि अगर आपने ना करते फिर? अगर मैं ये ना करता, तो शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म में में क्या फायदा फायदा था, था? शॉर्ट टर्म में क्या फायदा फायदा था, था? लॉन्ग टर्म में नुकसान है। अगर कर रहे हैं तो अभी नुकसान हो रहा है, लॉन्ग टर्म फायदा है। ये तो मेरा है। दिस इज द प्राइस वी हैव टू पे फॉर द ट्रूथ, ऑनेस्टली। एनीबॉडी हैज टू पे फॉर द ट्रूथ, एंड व्हाटएवर प्राइस यू आर पेइंग, दिस इज द बेस्ट यू कैन हैव। नहीं, मैं नॉट पर्सनल लेवल पे नहीं पूछता। जिस तरह मैंने एक्सपोज किया है, जिस तरह जो कुछ हो रहा है, फिर सर हैदर मेहदी ने मुझे ज्वाइन किया, कर्नल अकबर हुसैन ने ज्वाइन कर लिया, जिस तरह हम लोग ये काम कर रहे हैं, अगर हमने ये काम ना किया होता, तो आपके ख्याल में क्या कौम अब भी जागी होती, या कौम को फिर दोबारा से मीठी गोलियां दे के सुलवा दिया जाता? इसमें तो कोई शक नहीं है कि लोगों का एक्यूमेन बहुत ऊपर चला है। लोगों को छोड़े, मेरा अपना एक्यूमेन, मुझे तो पता ही नहीं था इनर वर्किंग कैसे होती है। बहुत सारी चीजें अभी भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज से अगर आज साल पहले से पता लगे, क्योंकि जो मेन इंस्टीट्यूशन है, जिस तरीके से वजाद सईद खान है, उसने बड़े टेक्निकलिटीज के साथ बताया, उसने बड़ा सा कवर भी किया उन्होंने। तो मुझे मेरी अपनी बड़ी एजुकेशन हुई है कि यार ये इस तरीके से वर्क करता है, जो कि हमारे पूरे मुल्क को एक इदारा संभालता है। और लोगों को अक्सर होता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी हो, तुम्हें क्या मसला है? इनको समझ नहीं आती, ये गुड्डी है जिसके पीछे डोर है, वो डोर वतन काट जाएगा। ये गुड्डी हवा में, हमारी कोई अहमियत ही नहीं है, जितने मर्जी हमारे पास पासपोर्ट हो। इनको ये समझ, लोगों को वो जो एक किस्म के खोते बैठे होते हैं, उन खोतों को समझ नहीं आती कहते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या मसला है। अब हमें हम्म, पता है ना कि जिनका मुल्क नहीं होता, वो दर बदर उनकी क्या सूरत हाल होती है बाकी मुल्कों हम्म, के अंदर, हम्म, बेचारे कैसे बैठते हैं वो। सो मेरी अपनी बड़ी सारी वो हुई है, लोगों का क्या कहना, मेरी अपनी बड़ी तरबियत हुई है। ऑफ कोर्स इट वाज़ अ हार्श रियलिटी, बड़ा बिटर किस्म का ट्रूथ था। स्टार्ट में हज़म ही नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल नहीं हज़म हो पा रहा था। लोगों को हैज़ा भी हुआ, डायरिया भी हुआ, कॉन्स्टिपेशन भी हो गई, लेकिन ये सच अपना रास्ता लेके निकला। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं अहमद आप, इट्स बिल्कुल वेरी, ठीक है। वेरी हार्ड। दूसरा एक और, जो 9 मई के वाक़यात थे, ऑफ कोर्स हमें तो पता है कि वो उससे पहले का काम और था, बाद में और हो गया। तो किसने कराया, जो भी थी, जो भी हो गया सारा। आपका जो किरदार है उसमें, वो जो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हैं, वो कहते हैं जी कि ये लोगों को उकसाते रहे। खामोश मुजाहिदों का क्या है कि ये लोगों को उकसाते रहे, मुख्तलिफ जगह बता के ये लोगों को उकसाते रहे। जब लोग उधर पहुंचे तो आगे बंदा कोई नहीं था। तो दे आर टू ब्लेम, यू आर टू ब्लेम। देखो अहमद, मैंने तो हमेशा कहा है कि अभी भी मैं यही कहता हूं। मैंने कल परसों इंटरव्यू किया मलिक साहब का, इस्लामाबाद में, जो आपके बड़े लीडिंग जर्नलिस्ट हैं आजकल, जो है जाहिद मलिक साहब, इस नेशनल प्रेस क्लब में बड़े चुभते सवाल पूछते हैं, DGISPR से पूछते हैं। उनको भी मैंने यही कहा, वहां पे भी यही बात हुई कि देखो, GHQ के बाहर एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, GHQ के गेट और कोर कमांडर के बाहर जाके एहतजाज करना, ये आपका जमहूरी हक है। आपकी गवर्नमेंट जब वहां से चल रही है तो एहतजाज करना आपका हक है, ठीक है। कहीं पे जाके ये नहीं मैंने कहा कि आप जाके आग लगा दो या कोई इस तरह का आप काम कर दो। मैंने आपको कहा जमहूरी हक अपना इस्तेमाल करो, पुरअमन एहतजाज आपका हक है। 25 करोड़ में से 25 लाख भी सिर्फ निकल आए और आके सिर्फ बैठ जाए, धरना देना है आपने, ठीक है। धरना होगा या मरना होगा का मैंने नारा लगाया। धरना दो, वहां पे जाके बैठ जाओ भाई, सिर्फ बैठो। ये अगला जो काम किया गया है, ये भाई ISI ने बताया था कि ये रिएक्शन होगा, ये जाहिद मलिक साहब भी यही मानते हैं।
अब पाकिस्तान में सारे यही मानते हैं कि ये इनको पता था ये रिएक्शन होगा, जानबूझ के इमरान खान साहब का ये ड्रामा क्रिएट किया गया, पूरी दुनिया में इमेजेस गए और अंदर इमरान खान साहब को गाड़ी में बिठा के सेल्फियां लेते रहे हैं, बड़े आराम सुकून से, बाहर वो ड्रामा किया गया जो किया गया, लोगों को इश्तियाल दिलाया गया और लोग जब एहतजाज करने के लिए पहुंचे तो मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि आईएसआई ने पहले रिपोर्ट की हुई थी, उस रिपोर्ट को लेके ये प्लान किया गया था ऑपरेशन, एमआई सर्वे सेक्शन के लोगों ने लोगों को इश्तियाल दिलाया और लोगों को अंदर भिजवाया और लोगों से ये काम करवाया। उसके पीछे पीटीआई को खत्म करना, उसको ये फौजी अदालतों में मुकदमे चलाना, ये भी एक मकसद है, लेकिन उसके अलावा एक और मकसद भी इसके अंदर जो है वो बहुत से लोग कह रहे हैं कि फौज के अंदर आसिम मुनीर की गैर मौजूदगी में ये काम हुआ था। अगर लोग वाकई 25 लाख निकल आते तो आसिम मुनीर का तख्ता था गोल, लेकिन वो पाकिस्तानी कौम के लिए काम नहीं हो रहा था, वो कुछ इंडिविजुअल एक जनरल टेक ओवर करना चाहते थे, ग्रुप ऑफ जनरल टेक ओवर करना चाहता था। ये मेरा एनालिसिस है, उनके लिए काम हो रहा था। लेकिन ये कंफर्म न्यूज है कि बेतहाशा अफसरान को बशमूल कोर कमांडर लाहौर को क्यों भाई रखा हुआ है, अगवा करके कैद में क्यों रखा हुआ है आपके ख्याल के अंदर? उनको कैद किया गया है क्योंकि एक तो ये सिर्फ और सिर्फ इश्तियाल दिला के इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने का, तो आसिम मुनीर को इन्होंने बताया होगा अंदर खादे, अगर वाकई लोग 25 लाख निकल आते, बात तो ये है ना 1% आपकी पॉपुलेशन सिर्फ निकल आती है, अगर 1% की बात हो रही है तो आसिम मुनीर का भी बोरिया बिस्तरा गोल था, फिर पूरी सियासत का तमाम बोरिया बिस्तरा गोल था। फिर ये मुझे बात जो है वो समझ आती है। तो ये दिस वाज अ लॉट वाज गोइंग ऑन, इट वाज, जो मुझे मेरे ऊपर इल्जाम लगाते, वो इल्जाम लगाने वाले जितने मर्जी लगा ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप वहां पे देख लो, मैंने मेरे अलावा कोई भी उसको कवरेज 8-8 घंटे मैंने कवरेज दी थी, जिसकी वजह से उसको बहाना बना के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यूट्यूब आप पर भी अकेले मेरे बैन करवाया। आप अकेले ही थे उस वक्त कवरेज वाले, हाँ, हाँ। मेरे तो ख्याल आप में। मुझे देख लो कि मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि जाओ आग लगा दो, जाओ तोड़ दो, जाओ ये कर दो। मैंने जो लोग कहते हैं कि यार आप आओ, भाई अगले कहते हैं कि आप 10 लाख बंदा सिर्फ ले आओ इस्लामाबाद में, बस सिर्फ 25 लाख में से 25 करोड़ में से 25 लाख भी नहीं लाओ, तुसी उदा अद्धा ले आओ यार, नहीं आ सकता। उसके बाद अगर वो कहते हैं अगले कि अगर हम ना जाने अपनी सूली पे टंगे तो फिर तो हमारा कसूर है। लेकिन आपकी वजह से जिन लोगों ने जज्बात में आके बातें की, वो अभी जेल की सलाखों में उनकी बीवियों तक को उठा के लेके गए, वो पब्लिक को तो नहीं पता चलता। 401 आप कहते हैं, 401 वालों ने उठा ली, ये क्या है 401? 408 वालों ने, 408 408 ये क्या है 408 ये? 408 पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर जो इंटेलिजेंस है, जो जासूसी जिन जो करना है, और वो 408 इंटेलिजेंस बटालियन का काम है। पूरे पाकिस्तान में इसकी जो है वो ब्रांचेस होती हैं, लेकिन एक लेफ्टिनेंट कर्नल पिंडी में इसका इंचार्ज होता है, सीईओ होता है। कर्नल हाशिम डोगर साहब भी इसके सीईओ रह चुके हैं। ये सबसे बड़ी इंटेलिजेंस यूनिट है और सबसे ज्यादा ताकतवर भी कही जाती है, क्योंकि अफसरों के ऊपर इसका कंट्रोल होता है। तो इसके लिए टू मच पावर, ठीक है। ये बताएं कि मोस्टली आपकी जो खबरें होती हैं, ये जो खामोश मुजाहिद आपको चीजें बताते हैं, वो पीटीआई रिलेटेड और पीटीआई वाले लोगों से होती हैं। आपकी कभी कोई पीडीएम की इनर वर्किंग है, वो उस तरह के लेवल का आपका फोकस नहीं रहा, मोस्टली पीटीआई सेंट्रिक की और पीटीआई की उसके खबरें? नहीं यार, मैं अब आप आज की देख लो, आज की ट्वीट्स देख लो, मैंने आपको बताया कि जब आज और कल की देख लो, जहांगीर तरीन खान ग्रुप किस तरह फेल हुआ है। पॉलिटिक्स ही, पॉपुलर पॉलिटिक्स है ही पूरी 90% पीटीआई ही है, इमरान खान है, और है क्या पाकिस्तान में? बाकी 13% तो ड्रामा है टोटल। लेकिन मैं, अगर आप उठा के ट्वीट्स वगैरह देख लो तो आपको पता चलेगा कि नहीं, मैंने आज भी बताया है। मेरी इस वक्त ट्वीट जो मुझे टॉप पे नजर आ रही है कि डिफरेंसेस बिटवीन पीएमएलएन एंड पीपीपी, देयर इज नो ग्रीन सिग्नल फॉर नवाज शरीफ टू रिटर्न। उसके बाद मुझे अगली जो अपनी ट्वीट नजर आ रही है, वो नजर आ रही है जनाब के आसिम मुनीर के बारे में बात आ रही है, जो उसका प्लान शोधा को एक्सप्लॉइट करने का है। फिर नजर आ रही है जेकेटी वगैरह किस तरह फेल हो गए हैं, पीपीपी नहीं मान रही है। तो मैं तो बाय एंड लार्ज टारगेटेड नहीं होता, लेकिन क्योंकि पीटीआई जो है वो मोस्ट पॉपुलर पार्टी है, तो जाहिर बात है उसके बारे में बात करना जरूरी होती है, और टारगेटेड भी वही है, और उनको खबरदार करना भी जरूरी होता है। अली जैदी तो इज वन ऑफ द केस, आपको मैंने बड़ा बोला, और कितना मेरे पीछे लोग अली पड़ गए जैदी यार। वाली क्या कॉल थी, यकीन करो मैं कितने मतलब मैं मुझे अगर 7 जन्म मिलते ना, मैं नहीं समझता कि अली जैदी 2 नंबर आदमी कभी ना, सीरियस। अभी आपके मुझे तब सामने आ समझ नहीं आई गया। थी जब उसकी वीडियो आई थी ना अली जैदी की, जब वो कह रहा था वो पता नहीं जामशोर ले गए थे तो उधर से वापस ये कर, मैं को तेरी, ये तो अभी बस हफ्ता है 2 है, जो जितना भी दिन है इसका तो काम खराब है। मुझे उधर से समझ आ गई थी। दूसरा फवाद चौधरी की भी वेरी हार्ड टू सॉलो कि यार का काम
लेकिन वो लाजमी बात है अंदर उससे है। बड़े लोगों ने जब वो गिरफ्तार हुआ था तो पूछा, मुझे पहले पता था मेरे पीछे पड़े हुए पीटीआई वाले। मैंने कहा बात सुने, जर्नैल जो है वो परेशान है उसकी गिरफ्तारी से, वो ज्यादा से रहेगा नहीं। वो 2 दिन बाद निकल आया और जाके उसने बीवी का भी टिकट मांग लिया अपने टिकट के अलावा। फिर मुझे दोबारा कहा गया कि आप ठीक कह रहे थे। मैं कहा छोड़ दो, गल नहीं करनी। तो मसला ये है कि पहले आप लोग मेरे पीछे, सच तो आप लोगों को हजम होता नहीं है, आप लोग इस तरह हाथ धो के पीछे पड़ जाते हो, इसी वजह से मैं जो है ना बड़ा सोच समझ के मुझे बोलना पड़ता है। लेकिन मुश्किल। बातें सारी आपके सामने है यार। मैंने उस वक्त भी जब अली जैदी ने यू टर्न कुछ दिनों के लिए ले लिया था, तब भी मैंने कहा था कि जी मौलवी साहब जो है, मौलवी महमूद और ये इकट्ठे थे सेफ हाउस के अंदर, पार्टी टाइम चलता रहा इनका, बिल्कुल इकट्ठे चलता रहा है। अभी अगर ये ले रहे हैं तो सो बड़ी अच्छी बात है अगर सीधे हो जाएं तो, लेकिन सीधे होने का अभी सवाल ही नहीं कितने पैदा और होता। हैं पीटीआई में बचे हुए? आप अगर लेट्स से के कितने, मतलब कोई 5, 10, कोई 15 जो आपका अंदाजा भी है, एनालिसिस भी है, जिनकी खबर भी है, जो अभी आप कंफर्म नहीं हुई, हाफ हाफ खबर है आप कह लो, कोई अंदाजा है और कितने? मेजोरिटी खान साहब को पता चल गई है और उन्होंने उनको दाएं बाएं कर दिया है, पार्टी के कोर से दाएं बाएं कर दिया है, आगे पीछे या पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है, या फिर पार्टी से वो खुद ही छोड़ के चले गए हैं। जो ये 30 35 40 जो लोटे हैं जो छोड़ के चले गए हैं। जो दरमियान में अभी फिर भी कोई बैठे हुए अगर, तो वो कोई की पोजीशंस के ऊपर नहीं है इस वक्त, ठीक है। और लेकिन खान साहब के बारे में वो रिपोर्टिंग करते हैं, दोनों तरफ रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन वो की पोजीशंस के ऊपर अभी नहीं है। एक आध दरमियान में ऐसे जरूर लोग हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अली जैदी और फवाद चौधरी दोनों वापस खान साहब के पास आना चाहते हैं, दोबारा ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अंदाजा करो यार, ये तो खान साहब बेशर्मी का की हम बात ख्याल है। देना, खान साहब मेहरबानी करना, हाँ, खान उन्होंने साहब हमने तो रिक्वेस्ट की है, मेरा नहीं ख्याल खान साहब उनको वापस लेंगे बहुत एक्सपोज होने के बाद। बहुत मुश्किल है। मतलब आप बहुत देखें ना मुश्किल है, कि बहुत इतनी मुश्किल है। ज़लालत के बावजूद, इवन असद उमर का आज ट्वीट आया हुआ था, तो मैं उसपे मैंने कहा यार ठीक है, आपकी मजबूरियाँ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, आप हम आपकी बड़ी इज़्ज़त करते थे, जो आपने एक दिन में उठा के उधर फेंक दी। पर मेहरबानी करो महीने 2 के लिए ट्विटर ही बंद करके यार साइड पे बैठ जाओ, थोड़ा-सा तो मतलब थोड़ा-सा तो हया कर लो ना। लेकिन नहीं, वो लगे हुए देखो लगातार। उसमें अहमद भाई मसला ये है कि लोगों को पता चल रहा है कि कितने जलील हो रहे हैं लोग जो है, लेकिन कुछ लोगों की अपनी मजबूरियां भी होती हैं। अली जैदी कभी भी ना छोड़ता, अगर जो कुछ उसने एज अ मिनिस्टर किया है वो ना किया होता, या मौलवी महमूद ने ना किया होता और आईएसआई के पास उनकी फाइल्स ना होती तो, और जो पार्टी टाइम इमरान इस्माइल गवर्नर हाउस में करता रहा है, अगर उसने ना की होती इन लोगों के साथ मिलके, एक और भी हमारा दोस्त है उसको बुला के जो अरेंज करता था सब कुछ, फिर वो नाराज हो जाएगा। तो लेकिन क्योंकि उसका सियासत से तलक नहीं है, शोबे से तलक है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेता। लेकिन आप देखो कि इन लोगों ने जो कुछ किया है, आप देखो मेरे ऊपर ये पढ़ पढ़ के आगे थे, वो मॉडल गर्ल्स के इनिशियल्स लेने के ऊपर इन्होंने कितनी बड़ी कैंपेन मेरे ऊपर चला दी थी, और ये उन्हीं को इस्तेमाल करके इन्होंने उनकी फाइलें खोली हुई हैं, और इनको फाइलें दिखाते हैं, ना चाहते हुए भी इनको आना पड़ता है। क्या करें, ये किधर जाएं आपके ख्याल में? हुँ। तो तो अभी यहाँ पे उन्होंने सारी परसों बात नहीं है, किया, वो मॉडल गर्ल्स ने धंधा आपको तो धंधा है कि चक्कर में चल रहा है, जिसने खाया। लेकिन फिर खाया है अगर, तो मिनिस्टर भी इमरान खान कैबिनेट के थे ना जिस वक्त खा रहे थे, तो उन्होंने आपको परस्यू भी करना था ना, बड़ा जी सू करना था वो मॉडल गर्ल्स ने, वो किधर गए? किधर गई है बताओ मुझे। मैं मुझे बताओ जब किधर है। उन्होंने कहा था ना, मैं कहा यार उस वक़्त मैं कहता था 50-50 था आपके बारे में। मैं कहा यार मतलब ठीक है, बिलीवेबल है, नहीं है, लेकिन ये देखते हैं अभी किस तरीके से ना ये कहाँ पे जाता है काम। तो वो मुझे किधर है कभी वो, समझ आई कहाँ गई? वो मेरा बड़ा दे एकदम रौला मचा, हवा मचा, मुझे भी खैर याद आई उस बात की कि वो कहाँ गई हैं? कोई नहीं किधर गई दोबारा हैं आप नहीं। बताओ। किधर है, आए ना जरा यहाँ पे करें, फिर यहाँ पे वीडियो दिखा देंगे, उसके बाद किधर जाएंगी। अच्छा बड़े सारे लोग मेरे दोस्त रहते, वो कहते हैं आदित्य राजे को यार अगर कोई वीडियोज़ आएँ तो कौन बड़े बड़ी डिप्रेशन में है। नहीं कर सकते हम काम यार, फिर हमें उनमें क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन अगर ये मुझे अदालत में ले आती हैं तो फिर जाहिर बात है, फिर दिखाना पड़ेगा, फिर नेशनल से आगे की बात चली जाएगी। और मुझे ये समझ नहीं आई कि यार तुम ये स्पेसिफिक जो है, वो एक मखसूस 4 मॉडल्स ही क्यों उठ के या एक्ट्रेसेस ही सामने क्यों आ गई भाई, वाई? आप मुझे बताओ, क्या उन्हें नेशनल से और लोगों के नाम नहीं बनते थे? हाँ, मेरा मेरा जो कंटेंट है वो मोस्टली सरकास्टिक होता है ना, ऐसे वन थिंग एंड मीन अनदर, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा फेसबुक वगैरह पे। तो वो वाला बेसिकली काम था। कह भी दिया, नहीं भी कहा, बस जो था वो है, नहीं है, नहीं कहा, हाँ कहा है, देख लेते हैं, कर लेते हैं, बस ठीक है, समझ आ गया आपको। वो खुद ही उन्होंने अपने आप को सामने ला के जो है, उसके बाद मैंने तो डिनाई भी किया एक को छोड़ के। वो भी मेरी बहन मेरे पीछे पड़ गई थी, बहुत ज्यादा उसकी फैन थी। मैं कहा ठीक है जी। और अभी बाकी मेरी बहनें कहती हैं कि इसकी तुम्हें सुननी नहीं चाहिए थी, ये बहुत बेवकूफ है, ये जज्बाती है। मैं कहा चलो ठीक है, अभी बहरहाल जो हो गया सो हो गया, लेकिन असल कम मसले से आप लोग फारिग हो गए। असल मसले थे उधर उधर ही रह गया सारे का सारा।
कि जनाब वो जड़, और फिर दरमियान में मजबूरन एक आध वीडियो जो है वो रिलीज करनी पड़ गई थी कि तो आके आपको लोगों को यकीन आ जाए, तो कहते नहीं यार ये उस तरह नहीं है, वो भाई वही है बाजवा साहब ही ने, ठीक है। तो लोग कहते नहीं यार ये कैसे हो सकता है, और फिर तुहानू एचडी किधरों लेके दिखाइए, मसला है लोगों का मसला ये बड़ा है, एचडी चाहिए। अच्छा, अभी आप ना बड़े हक में शाह महमूद की, मैं उस दिन भी हैदर मेहदी साहब के साथ मेरी देखा बात था। सुने, शाह महमूद साहब बड़ा डबल एज वाला काम है। मैंने कभी भी उनको खुल के सपोर्ट, पीपल्स पार्टी उनका बैकग्राउंड है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है, बहुत एस्टैब्लिशमेंट है और एस्टैब्लिशमेंट में बड़े डीप उनके टर्म्स हैं। मेरे सीनियर्स के उनके साथ बड़े अच्छे तल्लुकात भी हैं। शाह महमूद साहब को मैंने देखा हुआ है, मैं समझता हूँ कि शाह महमूद साहब एनी टाइम ऑफ द डे जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके चलने के ऊपर तैयार हैं। मैंने कभी उनको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मुझे बार बार ये कंफर्म किया गया, एक नहीं दो नहीं तीन सोर्सेस के, कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो नहीं टर्न हो रहा। फिर मुझे किसी ने कहा यार ये अल्टरनेटिव लीडरशिप भी तो तैयारी है इमरान खान को माइनस करके करनी है ना। मैंने वो दोबारा उनको कहा, उन्होंने कहा भाई अल्टरनेटिव लीडरशिप वाला ये सवाल नहीं है। फिर इमरान खान साहब ने आखिर में खुद आके अल्लाह का शुक्र है कंफर्म कर दिया। मैंने फिर दो तीन दफा यही बात सिर्फ की है कि ही स्टैंडिंग इज ग्राउंड, अब भी मैं कहता हूं स्टैंडिंग इज ग्राउंड। अब भी मैंने लास्ट यही कहा है कि भाई वो राइट साइड ऑफ हिस्ट्री खड़ा हुआ बंदा, वो कैदे तनाई के अंदर रहा है, लोग कहते हैं सेफ हाउस रह रही ओ भाई डाले जेल बंद सी अगला अगर गया है तो एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत अगर उन्होंने की है तो वो तो पहले भी कर रहे हैं। अब इमरान खान को अगर वो पैगाम लेके आ रहे हैं और अभी एस्टैब्लिशमेंट के हाथ पैर फूले हुए हैं क्योंकि फौज उनके कंट्रोल में आसिम मुनीर साहब के नहीं आ रही, और वह इमरान खान साहब को कहते हैं कि बराए मेहरबानी जो है वो हमारे किसी तरह भी जो है आप कोई ना कोई डील कर लो कुछ दो और कुछ लोग की बुनियाद के ऊपर। और शाह महमूद कुरैशी साहब अगर मैसेंजर हैं तो इमरान खान से फिर भी मेरे ख्याल में लॉयल मैसेंजर हैं। एक बात यह है, और दूसरी बात यह है कि मैंने जो मुझे मेरे जराए ने रिपोर्ट दी है मैंने उसको रिपोर्ट किया है। मैं कोई शाह महमूद कुरैशी साहब को मैंने एंडोर्समेंट सच नहीं दी, जो मुझे कंफर्म रिपोर्ट हुई है, क्रॉस वेरीफाई हुई है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब मैं ये नहीं कहता कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं बहुत आई वाज वेरी मच मुझे मुझे दो तीन दफा उन्होंने कहा कि यार ये बात जो है ये कंफर्म है, मैंने उसको दबा के रखी दो तीन दिन जब तक मुझे कंफर्म नहीं हुई, एंड थैंकफुली इमरान खान साहब ने खुद भी कंफर्म कर दिया उसको। पहले लोगों ने कहा आदिल राजा कह रहा है इमरान खान को, तो वो ये कह रहा है वो कह रहा है, शुक्र है खान साहब ने खुद कंफर्म किया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और शाह महमूद साहब के बारे में उन्होंने, खानदानी बंदा खानदानी होता है भाई जी, मैं तो सीधी गल दसा, ठीक है। वो बंदा एट द एंड ऑफ द डे जो है ना वो अपने आप को जलील नहीं करवाता, ठीक है। तो मेरे ख्याल के अंदर तो मेरी मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरा तज्जिया अब भी नहीं है, मैं शाह महमूद साहब के हक में अब भी तज्जिया नहीं दे रहा, ठीक है। मेरी रिपोर्ट ये है, मेरी मुसद्दिका कंफर्म रिपोर्ट ये है कि शाह महमूद कुरैशी स्टैंडिंग इज ग्राउंड एंड ही इज विद इमरान खान and he is not agreeing to minus Imran Khan, of course, but he is since a very senior guy और उनकी तलक वास्ता है, वो कोई वे आउट जरूर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए निकालना चाहते हैं, लेकिन इट्स डेफिनेटली डजंट मीन कि शाह महमूद साहब इमरान खान साहब को रिप्लेस कर लेंगे आगे आके। ये कोई कहानी नहीं है, क्योंकि पीटीआई विदाउट इमरान खान इज नॉट अ पार्टी एनी मोर, ठीक है। लेकिन आपको बहुत शदीद सरप्राइजेस, मुझे जो बातें समझ अभी पता चल रही हैं, कंफर्म नहीं हुई, मैंने जॉर्ज गैलेवे को भी कहा, वो 180 ऑपोजिट लगेगा ये कि जी 180 ऑपोजिट हो गया, लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंग किस्म की डेवलपमेंट पाकिस्तान में मुझे लगता है होने वाली है। दे हैव नथिंग ऑन शाह महमूद, या वो कह रहे हैं ही इज नॉट बजिंग, कि यार है भी अगर शाह महमूद के ऊपर कुछ होता तो शाह महमूद, आपके ख्याल में शाह महमूद की कोई वीडियो होती, ठीक है, अगर शाह महमूद के ऊपर जो है कोई करप्शन केसेस होते, आपके ख्याल में वो अभी तक छप ना चुके होते, जितना ज्यादा उसने आगे से स्टैंड लिया हुआ है। वो छोटी छोटी चीजें ऊंच नीच, वो भाई खानदानी रईस बंदा है, तो लोड़ ही कोई नहीं, सीधी सी बात है। वो खंग मारे तो उसके मुरीद उसको करोड़ रुपया वैसे ला के रख देते हैं, एलो शाह जी तोड़ी निच दा सदका, एलो। और जरूरत क्या है उस बंदे को फिर दो नंबरी करने की? बात तो ये है, उस पर मैक्सिमम आप जो है वो इनकम टैक्स के केसेस ही खोल सकते हैं और कुछ नहीं खोल सकते। अच्छा, एक और परवेज इलाही, यार ये जो है ना बड़ा अजीबो गरीब किस्म का एक फिनोमेना है। मोनस इलाही को ये बात समझ है, बिकॉज मोनस इलाही जो है वो नौजवान यूथ के साथ बहुत क्लोज उसका एक वास्ता तलक है। मैं मोनस इलाही को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तकरीबन 20-25 साल से, मुख्तलिफ शादियों वगैरह में छोड़ता कोई नहीं है, वो आता है, मिलता है लोगों से, पब्लिकली मिलता है, उसको पब्लिक पल्स का पता है, एंड दे आर सिंपली गोइंग अलोंग विद द पब्लिक पल्स, और प्यो को भी वो पब्लिक पल्स के साथ चला रहा है।
और इसीलिए इज्जत उन्होंने कमाई है। पैसा तो उन्होंने वैसे बड़ा कमाया हुआ है यार, कड़ा कम कमाया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल। अब की बार वो इज्जत कमा रहे हैं, और मेरे ख्याल में जो जो नशा इज्जत कमाने का है ना, वो पैसा कमाने से ज्यादा आगे का है। ये बात मैं आपको बता दूं। उनको तो पावर भी मिल सकती है आगे जाके, होपफुली मिलेगी इमरान खान के साथ रह के। तो बिल्कुल। अपनी वैल्यू उन्होंने, पब्लिक वैल्यू बढ़ाई है। आज गुजरात में चौधरीयों का इलेक्शन हो तो शुजात और उसके बेटों को कख कोई नहीं पूछेगा। लोग अभी परवेज इलाही और उसके बेटे मोनस को जो जिसको हाथ रखेंगे उनको पूछेंगे, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स के लिए खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही। बात ये है मेरे ख्याल में, वो इट इज मोनस हु इज टू बी क्रेडिटेड और डिस्क्रेडिटेड फॉर व्हाटसोएवर परवेज इलाही इज डूइंग। बिल्कुल। एक और, जितने लोग इनकी मान रहे हैं वो बाहर आ रहे हैं, जो नहीं मान रहे वो अंदर हैं। पीटीआई में भी एंड अक्रॉस द बोर्ड बाकी जितने लोग, जर्नलिस्ट की भी यही सूरत हाल है। लेकिन हमें जर्नलिस्ट में सिर्फ अंदर इमरान रियाज नजर आते हैं, बाकी सारे बाहर हैं। तो इसका क्या मतलब, सारे कंप्रोमाइज्ड हैं? मतलब तो आपको इक्वेशन बड़ी गंदी बैठती है, मैं अब कह नहीं सकता। मतलब तो आपको पता है, बड़े बड़े लोग जो है वो मेरे खिलाफ रॉकी है। एवं ये अचानक आके एंज करके ढा ढा बजने के चक्कर के अंदर होते हैं। मैं जवाब नहीं देता। सारे कंप्रोमाइज हैं। अचानक ही आप देखो यार, असल में सिर्फ ये देखो, तकब्बुर की कोई बात नहीं है इस तरह, वो बेइज्जत करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में रहते हुए ये बेचारों की मजबूरी भी है, एक हद तक मजबूरी है। अच्छा, एक हद तक मजबूरी से आगे भी कुछ लोग होते हैं ना, अगली सर्विस भी पेश करते हैं कि सर जी नहीं, मसी अगला काम भी करेंगे। वो जो अगला काम करने वाले लोग हैं ना, वो अपना हलाल भी हराम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जिसने भी पाकिस्तान में रहना है भाई, पाकिस्तान में रहते हुए मुश्किल। हर कोई मजबूरी है। पाकिस्तान से बाहर भी लोग डरते हैं, जाहिर बात है, लोगों को डराया जाता है माल और जान की कुर्बानी से, रिश्तेदारों की वजह से बहुत से लोगों को कंट्रोल पाकिस्तान से बाहर भी किया गया है। हर कोई मेरी तरह जो है वो पागल तो नहीं होता ना यार, सीधी सी बात है। ये आजकल, मैं नाम नहीं लेना चाहता, खामखा में, जरूरी भी नहीं है, कुछ ज्यादा सीन नहीं अड़ रहे आपके कि ये आप अड़ा रहे हैं या नेचुरल हो रहा है या अगले अड़ा रहे हैं, ये क्या हो रहा है खामखा में? नहीं, वो मैं तो बिल्कुल इस पे तवज्जो भी नहीं देता। मेरी वाइफ जो है वो एचआर ह्यूमन राइट्स लॉयर है, और लेकिन और बॉर्न एंड ब्रॉट अप यूके की है, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत उसने बड़ी की है हमेशा से। वो उससे रहा नहीं जाता, कंट्रोल नहीं होता। वो लोगों को ठा ठा करके जवाब देती है। लोग मुझे कह पड़ जाते हैं तुमसे बीवी नहीं संभाली जाती। मैं उनको कहता हूँ चवलो, तुम समझते हो कि मेरी सुनती है? तुम्हारे ख्याल में मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ? ओ भाई तुसी चल रहे हो, तुसी आओ, तुसी वलैती बीवी करो तो समझ है भाई, वो उसके अपने राइट्स हैं, मैं उसको कुछ नहीं कह सकता, उसकी अपनी सोच है और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन वो अगर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती है तो जवाबन करती है, पहले आके नहीं करती। अच्छा, उस चक्कर में मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अक्सर कहते हैं नहीं, आदिल राजा खुद कर रहा है जो भी कर रहा है, बीवी तो नहीं कर रही। असल में ज्यादातर वो, उसको तो पता होता है कि क्या चल रहा है, डिस्कशन हो रही होती है। जाहिर बात है, वन मैन शो ये चल नहीं सकता, तो डिसाइफर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको करने पे मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, उसको समझ है चीजों की। तो वो जब डिसाइफर कर रही होती है तो इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू मेरे पास आ रही होती है, तो उसको पता होता है कि कौन क्या है। फिर बहुत ज्यादा अगला कोई चढ़ा होने की कोशिश करे ना, तो वो उसको आईना दिखा देती है, तो फिर अगले लोग बुरा मान के फिर पर्सनालिटी भी मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मैं जवाब नहीं देता ऐसे लोगों को। एक आध दफा अगर दे दिया तो दे दिया, बस उससे ज्यादा मैं नहीं करता। उम्मीद मैं है, फोकस रहता हूँ उसके ऊपर। उम्मीद है जी, भाभी के वॉच योर सिक्स पीछे से फायर ना खुलवाएं, उधर से एक तरफ बहुत सख्त जंग लगी हुई है। नहीं वो मैं यार उसको कह भी देता हूँ, बट मुश्किल she's है got her own ना? mind, her own ideology, her own way of working things। आपके ख्याल में मैं अगर ज्यादा मैं भी कह रहे हो भाईजान, मैनू भी सुनिया पै जानियां ने, बस भाभी करो तुसी। वलैतियों को पता I है। got to watch my six as well। हाँ, ठीक है आदिल भाई, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त थैंक यू, मजा आ गया। थैंक यू अहमद, और बहुत बहुत थैंक यू सर, शुक्रिया थैंक यू आपका। फॉर गिविंग सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखें। अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। फिर दरमियान में मजबूरन एक आध वीडियो जो है वो रिलीज करनी पड़ गई थी कि तो आके आपको लोगों को यकीन आ जाए। तो कहते नहीं यार ये उस तरह नहीं है, वो भाई वही है, बाजवा साहब ही ने, ठीक है। तो लोग कहते नहीं यार ये कैसे हो सकता है, और फिर तुहानू एचडी किधरों लेके दिखाई है, मसला है लोगों का मसला ही है बड़ा, एचडी अच्छा, चाहिए।